हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 की संजीव डेस्वर के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर जो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, 2, 3 के खंड ए पर चर्चा की जा चुकी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए चर्चा शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al और यहाँ पर उत्पाद बना इससे Al2O3 और Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर देखिए Fe2O3, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर Fe जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उत्पाद में एल्यूमिनियम जुड़ गया। मतलब एल्यूमिनियम ने Fe को प्रतिस्थापित किया है, विस्थापित किया है, अर्थात यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया है। एक ही अणु का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे हम विस्थापन या एक विस्थापन कहेंगे। अगर दो अणुओं का विस्थापन होता है तो ये द्विविस्थापन होती, लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तर द बिल्कुल सही है। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वो सीजियम आएगा। देखिए यहाँ पर अन्य धातुओं के भी गुण हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे पारा है, जिसका कि प्रतीक होता है वो Hg होता है, जिसको हम हाइड्रोगायरस कहते हैं। और पारा जो है एक द्रव धातु होती है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि एक द्रव धातु का नाम बताइए, तो वो पारा आ जाएगा। इसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। और सीजियम जो है, इसको हाथ पर जब हम रखते हैं तो वो पिघलने लगती है। अगला प्रश्न है एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC पद्धति में क्या नाम है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कार्बन गिन लीजिए। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इनके कार्बन गिन लीजिए। तो यहाँ पर कार्बन 3 है, तो प्रोपेन। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्रोपेन केवल मात्र एक ब ऑप्शन में ही है। फिर भी अगर मान लीजिए दो ऑप्शनों में और भी प्रोपेन आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर इसके बाद में आप इसका क्रियात्मक समूह देखिए CO, बीच में जो क्रियात्मक समूह है CO, जिसको हम ऑन बोलते हैं, नॉन बोलते हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे प्रोपेनॉन, यानी कीटोन है ये। तो इस तरीके से एसीटोन को हम प्रोपेनॉन कहते हैं। ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दो कार्बन होते तो एथेनॉन होता, ठीक है। सॉरी, नॉन जो होता है ना एथेनॉन में नहीं बनता है, ठीक है। जैसे ब्यूटेनॉन बन जाता है, एथेनॉन नहीं बनता है, ठीक है। प्रोपेनॉन से ही बनता है क्योंकि ये बीच में लगता है हमेशा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये चोक का भी सूत्र होता है आपके। और यहाँ पर जो लास्ट में दे रखा है C6H12O6, ये आपके ग्लूकोज का सूत्र है। और यहाँ पर जो पहले ए ऑप्शन दे रखा है उसमें आपके CaO, जो जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में कली कहते हैं, जो हमारे घरों में जो है हम दीपावली के आसपास जो पुताई वगैरह करते हैं उसमें हम इसको काम में लेते हैं। तो इस तरीके से इनके सभी चीज़ों के हमें नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर। देखिए सांद्र H2SO4 एक अम्ल होता है, या एक तरीके से तेजाब बोल सकते हैं। और जब इसमें हम जल मिलाएंगे तो आप देखते हैं कि एक धुआं सी उठती है, अर्थात इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। अर्थात ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अर्थात हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ये। किसी भी अम्ल में जब हम जल मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे मिलाना चाहिए, नहीं तो विस्फोट होने की संभावना है। आपके ये एक प्रश्न भी है कि जो है अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल मिलाना चाहिए। तो इससे जिसकी यानी अम्ल की मात्रा कम होनी चाहिए और जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो विस्फोट होने की संभावना कम होती है। आगे प्रश्न देखिए, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है? ये प्रश्न ही गलत है। एथेनॉल जो होता है वो शराब होती है, और जो शराब होता है उसे एथेनॉल कहा जाता है। उसका दुरुपयोग नहीं है, बल्कि कई बार क्या करते हैं कि लोग अपने गलत फ़ायदे के लिए जो होता है उसमें हल्का पदार्थ मेथेनॉल मिला देते हैं और वो जहरीला हो जाता है, जिससे आंखों की रोशनी और व्यक्ति के अधिक पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है मिथेनॉल। OH समूह इसमें आता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि RBC में पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। यानी जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं नाक से, वो सबसे पहले लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से जाकर के चिपकता है, और हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है।
अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? देखिए, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के चिपकता है और चिपकने के पश्चात वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, तो ये एक रसायन अनुवर्तन गति होती है। रसायन के कारण हो रही है, इसलिए ये रसायन अनुवर्तन गति है। जल के कारण होती है तो जलानुवर्तन गति होती है। प्रकाश के कारण होती है तो प्रकाश अनुवर्तन, यानी जिस भी के कारण वो गति हो रही है उसी के अनुसार उसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर परागनली रसायन के कारण गति करती है, इसलिए उसे हम रसायनुवर्तन गति कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव क्या कहलाते हैं? देखिए, हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, वृषण, अंडाशय और अग्नाशय। इन ग्रंथियों के द्वारा जो भी रस बनता है वो रस, ये इनमें किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है और ये अपने द्वारा जो भी स्राव बनाती है, जो भी रस बनाती हैं, वो डायरेक्ट खून में डालती हैं। इसलिए इन ग्रंथियों के स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं, उसे हम गर्भाशय कहते हैं। दोनों तरफ के जो अंडाशय हैं, अंडाशयों से अंडवाहिनी निकलती है और अंडवाहिनी आगे जाकर के मिल जाती हैं। दोनों अंडवाहिनियां मिल जाती हैं और मिलकर के गर्भाशय बना लेती हैं, जहाँ पर कि भ्रूण का रोपण होता है। आगे है मटर का वानस्पतिक नाम। पाइमस एटाइमम होता है मटर का नाम। अब एक पहले आपके ये चैप्टर होता था वानस्पतिक नाम का, अब नहीं है, आपको केवल मटर का ही पूछा जाएगा। पाइमस एटाइमम याद कर लीजिए। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? तो देखिए, पीड़कनाशी भी होते हैं, डीटीटी भी होते हैं, शाकनाशी भी होते हैं। ये सभी जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे इनकी मात्रा जो है वो जीवों में बढ़ती जाती है, जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। टॉर्च, सेटेलाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको परावर्तक के फोकस के बहुत निकट लगाया जाता है। इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण होता है? देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है कि आसमान में जो पानी की बूंद होती है वो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का विचलन करने का काम करती है और उसी से जो है इंद्रधनुष बनता है, अर्थात आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है आपका 15वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण क्या है? विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले उपकरण को हम अमीटर कहते हैं और इसे जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं। विभव मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 16 है, टी समय में प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित करने होने पर किए गए कार्य का सूत्र। तो W इज बराबर होता है I²RT। ये इसका सूत्र होता है कार्य का। विद्युत परिपथ की लघुपतन और अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। देखिए, लघुपतन मैंने बताया आपको, इंग्लिश में इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब दो तार आपस में भिड़ जाते हैं, तो उस स्थिति को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उस स्थिति में जो है करंट ज़्यादा दौड़ने लग जाता है। अतिभारण क्या होता है? अतिभारण का मतलब होता है कि जैसे हमने बहुत सारे उपकरण एक साथ चालू कर दिए, तो बहुत सारे उपकरण जब हम एक साथ चालू कर देते, जैसे फ्रिज भी चालू कर दिया, AC भी चालू कर दिया, हमने हमारी प्रेस भी चालू कर दी, टीवी भी चालू कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो करंट जो तार होता है, चालक तार, हमारा जो मेन तार होता है, उसमें करंट ज़्यादा बहता है और ज़्यादा बहने के कारण आप जानते हैं कि वो तार गर्म होगा और गर्म होकर के वो तार जो होता है वो पिघलने लग जाता है। इसे हम अतिभारण कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से रक्षा करने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगा देते हैं, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है या अतिभारण होता है तो वहाँ से बिजली का कनेक्शन कट जाता है, तो यहाँ पर फ्यूज आएगा। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसको हम दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको एक लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें और आगे भी इसी तरीके से आपको जो है वीडियो देखने को मिलेंगे। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, उसके बाद में रिक्त स्थानों पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप आसानी से जो हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।